हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में हम सभी लोगों का किसी न किसी स्पोर्ट्स में रुझान बढ़ता जा रहा है, फिर चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। यदि मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो इसके अंदर फिजिकल कैपेसिटी के साथ साथ मेंटल कैपेसिटी और मेंटल टफनेस की भी बहुत जरूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो कोई किसी एक गेम को खेलता है और वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन वो प्रतियोगिता से पहले ही ये मान ले कि दूसरी टीम के व्यक्ति उससे ज्यादा बेटर है, तो वो मेंटल तौर पर अपनी उस गेम को हारने की तैयारी कर रहा होता है और उससे कम क्षमता वाला व्यक्ति भी उसे हरा देता है। इसीलिए आज की डेट में देखा जाता है कि स्पोर्ट्स टीम के जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं उसके अंदर फिजिशियंस, डॉक्टर्स के साथ साथ हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को भी देखते हैं। और जब मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं तब मैं ये कह रहा हूं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के स्पोर्ट्स साइकोलॉजी चैप्टर की, जिसके बारे में हम आगे जाकर के इस चैप्टर में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बात करूंगा साइकोलॉजी क्या होती है। देखिए, साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसकी अगर मैं एंशियंट या पुरानी अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो साइके का मतलब होता है सोल यानी आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी को पहले माना जाता था स्टडी ऑफ सोल यानी कि आत्मा की पढ़ाई करना, लेकिन जैसे जैसे समय बदला और आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं तो साइकोलॉजी को कहा जाता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि एक व्यक्ति का व्यवहार कैसा है उसे स्टडी करना। और इसी तरीके से अगर मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करूं तो कहने का मतलब है कि स्पोर्ट्स की फील्ड में किसी व्यक्ति का कैसा व्यवहार होगा, वो कैसे रिएक्ट करता है, उसके कैसे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उसको स्टडी करना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पार्ट है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेटर है या बैडमिंटन प्लेयर है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में अगर उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है तो उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पढ़ते या समझते हैं। आइए अब हम इसे थोड़ा सा आगे चल करके बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। एक मनुष्य का व्यक्तित्व कैसा होता है। और अगर मैं व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की बात करूं तो ये पर्सोना शब्द से निकल कर के आया है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है मुखौटा, यानी कि एक एंशिएंट टाइम में रोमन एरियाज में जब कोई नाटक कोई लोग किया करते थे तो नाटक में वो क्या करते थे, अपने फेशियल जो उनका मेकअप होता था उसे चेंज करने की बजाय वो लोग एक मुखौटा चेंज कर लेते। जैसे कि अभी हंसना है तो हंसने वाला मुखौटा लगा लिया, अभी गुस्सा करना है तो वो वाला मुखौटा लगा लिया। तो बिल्कुल ऐसे ही वो अपने पर्सोना को चेंज करते थे और वहीं से शब्द निकल कर गया है पर्सनैलिटी। और बिल्कुल ऐसे ही हम अपने जीवन में डेली लाइफ में जो भी किरदार प्ले करते हैं उसी के रूप से हम एक मुखौटा अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब हम घर पे होते हैं तो हमारा एक अलग प्रकार का व्यवहार होता है, और जब आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल में बात कर रहे होते हैं तब आपकी एक अलग इमेज होती है। और वहीं अगर एक टीचर वहां पर आ जाए तब आप अलग तरीके से बात करते हैं, आपका व्यवहार अलग बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल यही होती है पर्सनैलिटी। और अगर मैं पर्सनैलिटी के कुछ आयामों की बात करूं तो पर्सनैलिटी को हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से देखते हैं। शारीरिक मतलब फिजियोलॉजिकल, जहां पे हमारी हाइट, वेट और कलर की बात होती है। फिर अगर हम मानसिक आयाम की बात करें तो हमारी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस, हमारी समझ और हमारी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है। इसके साथ साथ सामाजिक यानी कि हम लोगों के साथ कैसे सहयोग कर पाते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन बना पाते हैं। और अगर मैं बात करूं इमोशनल की तो इमोशनल पर्सनैलिटी मतलब ये कि मैं कितना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता हूं, दूसरे को इमोशंस को कहते कैसे समझ पाता हूं। ये है हमारे पर्सनैलिटी के कुछ आयाम। और जब हम पर्सनैलिटी को समझते हैं तो पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमारे यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं। आपकी किताब में दो लोग दिए हुए हैं, एक है कार्ल यूंग और एक है बिग फाइव फैक्टर मॉडल, जो एक स्पेलिंग है JUNG। कई लोग इसे जंग पढ़ते हैं, कई लोग इसे जुंग पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका होता है कार्ल यूंग। तो अगर मैं कार्ल यूंग की बात करूं तो कार्ल यूंग ने पर्सनैलिटी के कंसेप्ट में एक बात कही है कि सभी लोग या तो अंतर्मुखी होते हैं या बहिर्मुखी होते हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, लेकिन एक बीच बीच में भी होता है जिसे हम कहते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट वो होते हैं उभयवर्ती। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट होगा ना तो वो अपने मन में खुश रहेगा, अकेले में खुश रहेगा, और अगर उसे कुछ सोचना है तो अपने आप से चीजों को डिस्कशन करने की कोशिश करेगा।
प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और डिसीजन लेगा। और जो व्यक्ति बहिर्मुखी होता है यानी एक्सट्रोवर्ट होता है, वो इजीली बाकी लोगों से बात कर सकता है, उसका सोशल रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं और उसे बाकी लोगों से इंटरेक्ट करने में, मिलने में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आती है। दूसरे तीसरे होते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट यानी उभयवर्ती, कि मतलब कि अगर वो अकेले बैठे हैं तब भी वो एंजॉय कर सकते हैं और अगर वो लोगों के साथ बैठे हैं तो भी वो इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। ये तो बात हुई पर्सनैलिटी की कार्ल यूंग के माध्यम से। लेकिन एक और है बिग फाइव फैक्टर मॉडल। बिग फाइव फैक्टर मॉडल जिसे दिया है पॉल कोस्टा एंड मैक्रे ने। अब पॉल कोस्टा और मैक्रे बिग फाइव मॉडल के बारे में क्या बात करते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बिग फाइव फैक्टर मॉडल की बात की पर्सनैलिटी को समझने के लिए, वहां पे मैंने पॉल कोस्टा और मैक्रे का नाम बताया, लेकिन आप लोगों की बुक्स में गोल्डबर्ग का नाम भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग मिलकर के काम करते हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि बिग फाइव फैक्टर मॉडल होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक टर्म लिखें, ओशन, OCEAN, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कंसाइंटियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। ये ओशन हो गया। अब इस ओशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझेंगे। जब हम ओपननेस की बात करते हैं तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई हम नए विचारों को आराम से ग्रहण कर पाते हैं, समझ पाते हैं। जो भी लोग हमें नई चीजें समझा रहे हैं हम उसे खुले विचार के साथ एक्सेप्ट कर पाते हैं। ओपननेस में हमारी जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासु हमारी एक्टिविटी, जिज्ञासु हमारी जो टेंडेंसी है वो निकल करके आती है। हम बड़े ही रचनात्मक रूप से भी यहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जैसे हमने पहले भी कहा, ओपननेस यानी नए विचारों को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है। कंसाइंटिस्ट, सी फॉर कंसाइंटिस्ट होता है, इसका मतलब होता है हमारी समझ, जिसे कर्तव्य निष्ठा भी कहा जाता है। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन, परिश्रम, संगठित होकर रहने की हमारी क्षमता और जिम्मेदारी लेने की क्षमता, ये सारी चीजें कंसाइंटियस में आती हैं। फिर बात आती है एक्सट्रोवर्जन। देखिए, एक्सट्रोवर्जन का मतलब ये होता है कि हम कितना बहिर्मुखी हैं। तो अगर कोई एक्सट्रोवर्जन वाले लेवल पे हाई होता है, मतलब वो बड़ी इजीली लोगों से बात कर पाएगा, अपनी चीजें समझा पाएगा, खुद दूसरों की बातें समझ पाएगा। और अगर किसी का एक्सट्रोवर्जन कम है, मतलब वो इंट्रोवर्ट है, तो वो कोशिश करेगा कि लोगों से थोड़ा सा अलग रह करके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करने की। एक होता है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबल कौन होगा? एग्रीएबल जो लोगों की बात सुनेगा, समझेगा और उनके पर्सपेक्टिव को भी एक तरीके से एक्सेप्ट करेगा, इसे कहते हैं एग्रीएबल। दूसरों की बातों से एग्री करना, जिसे हिंदी में कहा जाता है सहमत। तो मतलब दूसरों की बातों को पहले तो सहयोग करना, विश्वास करना, उनके ऊपर ट्रस्ट करना, इसके साथ साथ एक उदारता पूर्ण व्यवहार के साथ साथ उनसे एग्री भी करना। फिर लास्ट में आता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म में एक चीज आती है, अगर हम इसे हिंदी में बोलें तो ये होती है मनोविक्षुब्धता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई न्यूरोटिसिज्म के लेवल पर हाई होगा तो वो असुरक्षित महसूस करेगा, थोड़ा मूडी होगा, ठीक है, बाकी लोगों के साथ बड़ी इजीली हो सकता है कि वो इंटरेक्ट ना कर पाए। और अगर न्यूरोटिसिज्म में लेवल लो है, यानी कि वो अपने आप को मेंटेन कर पाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है और बहुत जल्दी लोगों पर गुस्सा नहीं करता है। ये है ओशन मॉडल और द बिग फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ द पर्सनैलिटी। दोस्तों, साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी को समझने के बाद हमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी जो कि स्पोर्ट्स में बहुत जरूरी है, वो है मोटिवेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। देखिए, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो हमें खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है और खुद के साथ साथ हमें अपनी टीम को भी मोटिवेटेड रखना होता है। अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हम खुद को मोटिवेट करते हैं या प्रेरित करते हैं किसी काम को करने के लिए, यानी किसी गोल को अचीव करने के लिए, राइट। हमारा गोल क्या है स्पोर्ट्स में? मैच जीतना, यानी अपने कॉम्पिटिशंस में विन होना। और अगर हम इस कंटेक्स्ट में मोटिवेशन की बात करें तो वो दो कंसेप्ट होते हैं। पहला होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब मेरे अंदर जो मोटिवेशन है किसी चीज को लेकर के, मतलब कि अगर मैं गेम किस लिए खेल रहा हूं, मैं अगर गेम खेलूंगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे आत्मसम्मान बढ़ेगा मेरा, बाकी लोग मुझे जानेंगे, तो ये मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये है कि अगर मैं खेल कर जीतता हूं तो मुझे हो सकता है बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ऑब्वियसली इसमें कोई बुराई नहीं है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन किसी अच्छाई या बुराई की बात नहीं है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मोटिवेशन के टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो पहला इंट्रिंसिक,
मतलब मुझे बहुत खुशी महसूस होगी कि भाई मैंने देश के लिए मैच जीता है और मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है, आत्मसम्मान बढ़ गया है, दैट इज इंट्रिंसिक। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि उसको जीतने के बाद हो सकता है मुझे रिवॉर्ड मिले, पैसे मिले, लोग मुझे जाने, जिससे कि मुझे जो सम्मान है समाज में वो भी मेरा बढ़ेगा। तो ये दो प्रकार का हमारा मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहलाती है, जिसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। हिंदी में अगर बोले तो इंट्रिंसिक को बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, जिससे कि सम्मान, आत्मसंतुष्टि और खुद की खुशी वाली फीलिंग आती है। दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन, जिसके अंदर पुरस्कार, धन, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें इसमें निकल करके आती हैं। और अब यहाँ पर बात ये आती है कि मोटिवेशन की बात तो हमने कर ली, लेकिन मोटिवेशन के लिए कुछ स्ट्रेटजीज भी होती हैं। वो क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, खिलाड़ियों को मैच के दौरान या प्रतियोगिता में अगर हमें मोटिवेटेड रखना है तो उसके कुछ स्ट्रेटजीज या कुछ टेक्निक्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है पेप टॉक। यानी कि मान लीजिए अभी मैच चल रहा है और हमारी टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही है या कुछ छोटी मोटी गड़बड़ है, तो पेप टॉक में क्या होता है, एक शॉर्ट कुछ गाइडेंस होती है, कुछ दिशा निर्देश होते हैं कि भाई देखो अपनी टीम के ना तुम इन फील्डर्स को यहाँ लगा लो, जिससे कि हम उनके रन रोक पाए, या फिर अगर टीम हमारी बैटिंग कर रही है तो इस तरीके से बैटिंग करोगी ताकि हम जल्दी रन चेज कर लें। ऐसे ही फुटबॉल में भी होता है कि भाई आप अपने जो स्ट्राइकर्स हैं या फिर अपने डिफेंडर्स हैं उन्हें आप यहाँ लगाइए ताकि हम अगली टीम के गोल्स को बचा पाएं और खुद के गोल्स स्कोर कर पाएं। इसी टाइप की चीजें हम हॉकी में भी देखते हैं और ऐसा अलग अलग गेम्स में हम देख पाते हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे यार देखें तो यहाँ पे आता है चार्ट और ग्राफ तैयार करना। तो अगर हमारा गेम अभी चल रहा है तो वहां पर हम अपने मेंबर्स को, स्पोर्ट्स जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, उन्हें कुछ चार्ट या कुछ ग्राफ्स दिखाकर कोशिश करते हैं कि भाई हम यहाँ पर क्या क्या लूप होल्स हैं दूसरी टीम के और हमारे क्या लूप होल्स हैं। दूसरी टीम के लूप होल्स जानेंगे तो हम उसको स्ट्राइक करेंगे ताकि हम जीत पाए, और अपने लूप होल्स को यानी अपनी कमियों को, लूप होल का मतलब होता है कमी, ठीक है, अपनी कमियों को हम कम कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, जिससे कि दूसरी टीम हमें हरा ना पाए। तो यहाँ पे ग्राफ और चार्ट बना करके हमारे कोचेज इस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट आता है हमारा प्रतियोगिता, यानी कि अगर हम खेल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से कम्पीट कर रहे हैं ना, तो हमारे एथलीट्स मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने मैंने कुछ गेम नहीं खेला और मैं अचानक से मैच में चला जाऊं और मैं मोटिवेटेड रहूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए कि कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसने किसी गेम के एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में तो वो है ना, और उसे कंटिन्यू रखने के लिए अपने आप को खेलना पड़ेगा, खेलते रहना पड़ेगा ताकि उसकी परफॉर्मेंस बरकरार रहे। तो यही यहाँ पे रोल प्ले करता है हमारे कंपटीशन या फिर प्रतियोगिता का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात करता है हमारी परिणामों की जानकारी, यानी कि एक हमारी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी रही है उसकी नॉलेज। क्यों? ताकि एक जो प्लेयर है और एक जो टीम है उसे पता हो कि मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है। अगर मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं तो मुझे इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है और थोड़ा सा और बेटर करना है। लेकिन अगर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मैंने पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है, अगर मैं बोलूं तो मैंने बहुत अच्छे ज्यादा विकेट नहीं लिए हैं और मेरी इकोनॉमी भी ठीक ठाक नहीं रही है, तो इसीलिए जो मेरा प्रीवियस परफॉर्मेंस रहा है मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना ही बहुत जरूरी है ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को या तो मेंटेन करूं या फिर और ज्यादा बेहतर करूं। फिर यहाँ पर एक पॉइंट आता है बहुत ही अच्छा, वो है पुरस्कार और दंड, यानी कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए रिवॉर्ड बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, तो वहां पे जो भी खिलाड़ी बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहा था तो उसे मैच के बाद अलग से मेडल दिया जाता था ताकि वो अपनी फील्डिंग को ऐसे ही अच्छा करे और बाकी लोग उसकी फील्डिंग को देख करके या फिर बाकी जो परफॉर्मेंस है उसको देख करके बाकी लोग भी मोटिवेटेड हो पाए। यहाँ पर एक चीज और है दंड, यानी कि पनिशमेंट। मान लीजिए कि गेम्स खेलते टाइम उस प्लेयर ने कुछ गड़बड़ की है, कुछ गलती की है, तो उसे ऐसी पनिशमेंट देना जिससे कि वो ऐसा व्यवहार ना करे और एक अच्छा व्यवहार करे। जैसे कि मान लीजिए कि गेम खेलते टाइम किसी ने गाली दे दी या कुछ गलत बात कर दी तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैच फीस लगा दी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कर दिया तो मैच फीस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसी अगर प्रैक्टिस चल रही है और प्रैक्टिस आपने नहीं की तो आपको दंड के तौर पर या जो पनिशमेंट है उसके तौर पर आपको 100 पुशअप मारने हैं या 200 सिटअप मारने हैं। इस तरीके की जो पनिशमेंट और रिवॉर्ड है ये भी एक खिलाड़ी को मोटिवेटेड रखने में हेल्प करती है। फिर यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है हमारा अपेक्षाओं का स्तर और दर्शकों का प्रभाव।
यानी कि जो हमारी ऑडियंस है, ऑडियंस का होना भी बहुत मोटिवेट करता है लोगों को। मतलब मान लो कि अगर हम खेल रहे हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है, तो हमारा एक तरीके से मनोबल गिर जाएगा कि यार ठीक है ना, मैच तो चल ही रहा है, लेट इट बी, चलो चलते हैं। और इसके साथ-साथ हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है स्पोर्ट्स पर्सन से और स्पोर्ट्स पर्सन की खुद से जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो हमारी अपेक्षा होती है खुद से, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो अपेक्षा है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए, वो अपेक्षा मोटिवेशन की बजाय डर क्रिएट ना करे। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम इस चैप्टर की जो एक और वीडियो है उसे लेकर के आएंगे, ताकि जो आधी बचे हुए हमारे कंसेप्ट्स हैं उन्हें हम कंप्लीट कर पाए। और अगर आपके आसपास में कोई भी क्लास 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, उन्हें आप ये वीडियो जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। अगर आपके कोई भी कंसर्न या क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।